जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मुझे अपनी जवानी याद आ रही है 74-76 की। और मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष की जो तरुणाई और भारतवर्ष का जो युवा सो गया था, ऐसा हमें लगता था, आज वो जाग गया है। और इस जागने की शुरुआत बिहार से हुई है। 74-76 में भी जब जयप्रकाश ने आंदोलन शुरू किया था, आंदोलन तो शुरू हुआ था गुजरात से। गुजरात के अंदर चिमन भाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, और मेस के चार्जेस बढ़ा दिए गए थे तेल के दाम बढ़ने की वजह से। तो स्टूडेंट्स का एक आंदोलन शुरू हुआ था, और वो गुजरात का आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। और बिहार के युवाओं ने जो आंदोलन खड़ा किया था, जिसको लीड किया था जयप्रकाश नारायण ने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिजा बदल गई थी। और वो इंदिरा जी जो सन 71 में इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, जिन्हें अटल जी ने आयरन लेडी कह के पुकारा था, दुर्गा कह के पुकारा था, वो 77 के इलेक्शन में पूरे नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया था। तो उस समय हमको लगता था कि हमारी जवानी का कोई मतलब है, और हम लोग अगर कोई लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का प्रयास करेगा तो हम उसका विरोध करके उसको हरा देंगे। और पिछले 11 साल से ऐसा लगने लगा था शायद यह संभव हो गया है, क्योंकि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो धीरे धीरे करके सत्ताधीशों के सामने घुटने टेक रही हैं। और हर जगह, विश्वविद्यालय में, संवैधानिक संस्थाओं में जिस प्रकार से आरएसएस के लोग बिठाए जा रहे हैं, लग रहा था कि मेरे देश का लोकतंत्र संविधान कैसे बचेगा। लेकिन इसका मौका हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग ने दे दिया, और ऐसा मौका दिया जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसको कोई भी आदमी स्वीकार नहीं कर सकता और ये कह नहीं सकता कि चुनाव आयोग ने जो किया है वो सही किया है। और इसकी जो पुष्टि हो रही है, जो फील्ड में लोग जा रहे हैं और बीएलओ से बात कर रहे हैं, एएलओ से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, सारी चीजें इतनी हास्यास्पद होती जा रही हैं कि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार जी से आगे बढ़ने का जो प्रयास किया था, उसके चक्कर में वो खुद तो फंस गए हैं, चुनाव आयोग तो फंस ही गया है, उन्होंने मोदी जी की सरकार को भी फंसा दिया है। अच्छा, ये पहली बार, क्योंकि देश की जनता की एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि राहुल गांधी सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं, तेजस्वी यादव और विपक्षी दल के लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे। अगर इस प्रकार से चुनाव आयोग अपनी मनमानी करता रहेगा, जैसे उसने महाराष्ट्र में की, जैसे उसने दिल्ली के अंदर की, जैसे उसने हरियाणा के अंदर की, तो कोई भी चुनाव विपक्षी दल जीत नहीं पाएंगे, और सारे के सारे चुनाव बीजेपी जीतेगी। और फिर यह जस्टिफाई किया जाएगा क्योंकि बीजेपी ने इसके बावजूद जिताया है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए जो बीजेपी कर रही है वो सही कर रही है। चाहे वो दिल्ली के अंदर एक मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रही है कि जो पेट्रोल की कार 15 साल से पुरानी होंगी, 10 साल से डीजल की कार होंगी, उन्हें जंग कर दिया जाएगा। लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, लोगों की जो सांसें हैं वो थम गई। और अब ये सुन रहे हैं, ये पूरा का पूरा आदेश 1 नवंबर से पूरे एनसीआर के अंदर, नेशनल कैपिटल रीजन में ये लागू हो जाएगा। तो जितने भी आसपास के एरिया हैं, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, गुड़गामा है, इसके अंदर भी ये लागू हो जाएगा। और यहां भी जिन लोगों के पास कारें हैं 10 साल पुरानी डीजल की, 15 साल पुरानी पेट्रोल की, चाहे वो 10,000 किलोमीटर चली हो, लेकिन उनको कंडेम कर दिया जाएगा और उनको फोर्स किया जाएगा कि आप जाके नई कार खरीदिए और अपनी जेब ढीली कीजिए। पैसा ना हो तो मोटरसाइकिल पे आ जाइए, पैसा ना हो तो साइकिल पे आ जाइए। अच्छा, दूसरी तरफ इसी मिडिल क्लास को परेशान करने के लिए सरकार ने एक और निर्णय ले लिया है कि जो ओला उबर वाले हैं, उनको अपने जो पीक रेट्स होते हैं उसको डबल करने का अधिकार मिल गया है। इसका मतलब यह है कि मध्यम वर्ग को अब ओला उबर में भी जाने की सुविधा नहीं मिलेगी। आपके पास अपनी कार होगी नहीं, क्योंकि पुरानी कंडेम हो जाएगी, नई खरीदने की आपकी हिम्मत नहीं होगी, और ओला उबर में जाएंगे तो वहां भी दाम डबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जनता को कहीं भी सांस लेने का न मौका मिले, इसकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली थी। और इसी प्रकार से जैसे गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, दिल्ली के अंदर लाखों मकान तोड़े जा रहे हैं, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, अमीरों के जो अवैध निर्माण है उनकी तरफ एक बुलडोजर नहीं चल रहा है, जबकि गरीबों और मध्यम वर्ग के दुकान पूरी तरह से तोड़े जा रहे हैं और लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। और ये लोग जब अपने गांव वापस जाएंगे तो दिल्ली कैसे वीरान हो जाएगी, कैसे बोतहा दिल्ली बन जाएगी, और कैसे गांव जहां पे काम नहीं है, जहां नौकरियां नहीं है, जहां इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां क्या हाल होगा,
इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो सबसे निर्णायक युद्ध होने वाला है और बिहार की जनता पे जिसका जिम्मेदारी थी और यह अपेक्षा थी कि बिहार की जनता बड़ी जागरूक है, राजनीतिक समझ वाली है, वो इस प्रकार के तानाशाही प्रवृत्ति को पनपने नहीं देगी। राहुल गांधी ने भी समय की पुकार को समझा। हम लोग भी अपेक्षा कर रहे थे कि राहुल गांधी सड़क पे उतरे, तेजस्वी यादव से अपेक्षा कर रहे थे, हम कम्युनिस्ट पार्टी से जिनका इतिहास रहा है संघर्ष करने का, उनसे अपेक्षा कर रहे थे कि वो सड़कों पे उतरे। आज कम से कम 9 जुलाई 2025 को जो चक्का जाम किया गया और जिसमें पूरे देश की ट्रेड यूनियंस, और वो सारी ट्रेड यूनियंस बीजेपी की ट्रेड यूनियन को छोड़ के जितनी भी है, चाहे वो सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ट्रेड यूनियन हो, करीब 25 करोड़ किसान और मजदूर आज सड़क पे हैं और उन्होंने पूरे देश के अंदर चक्का जाम कर दिया है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं और जो सूचनाएं मिल रही हैं बिहार के अंदर से, तो बिहार के अंदर जो दृश्य हमने 74-76 में देखा था, लगता है कि उसकी शुरुआत हो गई है और वही दिन आने वाले हैं जो इंदिरा जी के 77 में आए थे। वही दिन मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अब आने वाले हैं और बिहार के इलेक्शन में इसका दृश्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी बात से घबराकर शायद चिराग पासवान ने यह निर्णय लिया है कि जितनी भी सीटें 243 हैं बिहार के अंदर, सारी सीटों पे वो लड़ेंगे और उन्होंने एक प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में जैसे बहस चुनी हुई है, क्योंकि उन्हें लग गया है, यह अंदेशा लग गया है। और प्रशांत किशोर जो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उन्होंने भी चुनाव आयोग के ये पुनर्निरीक्षण करने के प्रक्रिया को चुनौती दी है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात जो हास्यास्पद है, और मेरे ख्याल से गणेश कुमार तो आईएएस अफसर हैं, जो उनके चुनाव आयुक्त भी हैं, सारे के सारे आईएएस अफसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, कंपटीशन से निकल के आए हैं। अब देखिए कितनी हास्यास्पद चीज है जो फील्ड से हमको सुनने को मिल रही है। आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, माने जो दस्तावेज देने हैं फॉर्म के साथ, उसमें आधार कार्ड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे और कंप्यूटर सेंटर से अपनी ईयर ऑफ बर्थ या अपना एड्रेस का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जिसकी भी आवश्यकता अपने को एनरोल कराने के लिए हो सकती है, वो भी जो सेंटर्स हैं वो निकालेंगे कहां से? आधार कार्ड से। मैंने जो सूचना आधार कार्ड में मैंने दी है, उसको अगर मैं उसका प्रिंट आउट निकाल लूंगा तब तो उसको मेरे को चुनाव में वोट देने का अधिकारी माना जाएगा, लेकिन आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। जबकि ये पूरे देश के अंदर चर्चा थी और इसकी बड़ी वाहवाही हुई थी कि मोदी जी ने आधार कार्ड को लागू कर दिया, पूरे देश के अंदर हर आदमी के पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और ये जो आज मैंने पप्पू यादव को सुना बिहार के अंदर, और जो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को सुना, राहुल गांधी भी पहुंच गए, तेजस्वी यादव भी पहुंच गए, सड़क पे उतर गए, लाखों की भीड़, चारों तरफ सन्नाटा, कोई रोड नहीं, क्योंकि जनता का समर्थन है। जनता ये देख रही है जिस प्रकार से अभी एक पूंजीपति जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं पटना के, उनकी गोपाल खेमका उनकी हत्या हुई, 7 साल पहले उनके बेटे की हत्या हुई, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर हत्याकांड चल रहा है, एक जंगल राज चल रहा है, वो तो दिख ही रहा था। लेकिन चुनाव आयोग ने एक मौका दे दिया विपक्षी दलों को एक ऐसा मुद्दा उछालने का जिससे कि बिहार की जनता को ये लगा कि ये तो बिल्कुल 2 करोड़ लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट से काट देंगे। अच्छा, ये बात केवल यहां तक लिमिटेड नहीं थी कि 2 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम निकाल देंगे, बल्कि उसके बाद उनकी नागरिकता भी प्रश्न हो जाएगा। जो 5 किलो अनाज, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दलित और ओबीसी और अति पिछड़ी जाति से हैं, जो दूसरे शहरों में नौकरी करने जाते हैं, पलायन करके जाते हैं। अगर इनकी 5 किलो अनाज इनके परिवार वालों को नहीं मिलेगा और ये वहां जाके अपने कागजात, अच्छा फिर चुनाव आयोग ने और कंफ्यूजन मचा दिया। पहले उन्होंने कहा कि यही 11 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं लगेगा। बाद में उन्होंने यह निर्देश दिया, जो बीएलओज और बीएलएज ने बताया, इनफॉर्मली उनको कहा गया फॉर्म ले लीजिए। फिर उसके बाद एक एडवर्टीजमेंट बिहार के न्यूज़पेपर्स में दे दिया गया कि नहीं, किसी कागज की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्म भर के दे दीजिए। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, कागज तो आपको देने पड़ेंगे, चाहे अभी दें या 25 दिन बाद दें। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि साहब हमें इतने % जो है फॉर्म मिल गए। अरे % फॉर्म मिले हैं, ये बताइए कितने % फॉर्म ऐसे हैं जिनके अंदर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं 11 वो आपको मिले हैं।
अच्छा, आप जाइए, अगर आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाइए, अपने आधार कार्ड के बेसिस पे तो आपकी पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब मिल जाएगा, लेकिन आधार कार्ड को तो इस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपने को बिल्कुल हास्यास्पद बना दिया है। जिस समय इंदिरा जी का समय था, जैसे उस समय बनाया था, और पूरी जनता को ये लग रहा था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है, एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं उनको ये लग रहा है कि ये क्या इन्होंने किया है चुनाव आयोग ने। और अगर कोई व्यक्ति, और ये तो देखिए, अच्छा फिर एक बड़ा काम उन्होंने और मूर्खतापूर्ण कर दिया कि जो बीएलओ और बीएलए हैं और जो वहां का चुनाव क्षेत्रीय अधिकारी है, उसको अधिकार दे दिया कि लोगों से बात करके जिसको चाहे वोटर लिस्ट में नाम डाल दे और जिसको चाहे वोटर लिस्ट से नाम निकाल दे। अरे इतनी डिस्क्रिप्शन एक लोअर लेवल ऑफिसर को दे देना कि वो किसी व्यक्ति की नागरिकता को सिद्ध कर दे या उसको रिजेक्ट कर दे, ये तो बिल्कुल एक प्रकार से कानून का उल्लंघन है। अच्छा, ये भी आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल के लोग, जो ये बीएलओज और बीएलएस बने हैं, ये केवल वो लोग बने हैं जिनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की है। इसका मतलब यह है कि अगर चुनाव आयोग इनको ये अधिकार दे देते हैं कि किसी का नाम भी वोटर लिस्ट से बाहर कर दें और अंदर कर दें, इसका माने तो ये महाराष्ट्र और दिल्ली और हरियाणा से भी ज्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी। अच्छा, ये भी बीएलओ और बीएलए को समझना चाहिए कि उसके बाद अगर आप किसी का नाम काटते हैं और उसके बाद वो आदमी गांव के 1000 लोगों के दस्तखत करा के दे देता है कि इसके साथ पुश्तें यहां से रह रही हैं, और इसको आपने नागरिकता से कैसे वंचित कर दिया, वोटर आईडी से कैसे वंचित कर दिया, तो क्या बिहार का इलेक्शन दोबारा कराएंगे? तो ये जो एक प्लानिंग थी चुनाव आयुक्त की, ये मोदी जी को खुश करने की कि बंगाल के अंदर भी ऐसा करेंगे, यहां भी ऐसा करेंगे, तेलंगाना में करेंगे, पूरे देश के अंदर ऐसा कर देंगे, जिसका चाहेंगे अपने बीएलओ और बीएलए जो आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे, जिसका चाहेंगे नाम काट देंगे, रख देंगे। लेकिन बिहार ने कम से कम हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान की लज्जा को रख लिया है, उसकी रक्षा कर लिया है। और जिस प्रकार से बिहार के अंदर विशेष तौर पर हर जिले से जो सूचनाएं मिल रही हैं, मैं सुबह से बिहार के हर जनपद के लोगों से बात कर रहा हूं और वीडियो भी मेरे पास वहां से आ रहे हैं और जो यूट्यूब में भी दिखाई पड़ रहे हैं, उससे लग रहा है इतना ज्यादा सहयोग है और जनता में इतनी ज्यादा जागृति है और जिस प्रकार के नारे वहां लगाए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। विपक्षी दलों ने कम से कम अपनी जिम्मेदारी को समझा है, वो सड़क पर उतरे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में अगर जितना आगे बढ़ गया था चुनाव आयोग, और बार बार उन्होंने कहा था कि लोग जो है मिसगाइड कर रहे हैं, रवीश कुमार और पता नहीं योगेंद्र यादव को उन्होंने नाम लिया था, अब उनके साथ मुश्किल यह है, इसको अगर चेंज करें नियम को और आधार कार्ड को और राशन कार्ड को इंक्लूड करें तो भी उनकी हेट ही होगी। करें तो मुश्किल है और नहीं करें तो मुश्किल है। तो देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए बिहार की जनता ने, भारत की जनता ने, देश के श्रमिकों ने, देश के किसानों ने, देश के युवाओं ने जिस प्रकार से आगे बढ़कर इस देश और के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी कमर कसी है, मुझे अपनी जवानी याद आती है 74-76 की, और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं और हिंदुस्तानी हूं। आई लव माई मदरलैंड एंड एवरीबडी शुड लव द मदरलैंड। और इस प्रकार की डिक्टेटोरियल आदेश किसी भी संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति को हो, उसका विरोध होना चाहिए, संवैधानिक रूप से होना चाहिए, गांधीवादी तरीके से होना चाहिए, अहिंसात्मक रूप से होना चाहिए, लेकिन विरोध होना चाहिए जिससे कोई भी संवैधानिक संस्था अपने को देश की जनता और देश के संविधान से ऊपर न समझने लगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।